नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इंडिया वॉइस की महा कवरेज लगातार जारी है। आपको बता रहे थे किस तरह से देश के 12 राज्यों में सभी सीटों पर जो है वोटिंग लगातार जारी है। देश में दोपहर 1 बजे तक 39.92% मतदान हो चुका है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 39% वोटिंग हो चुकी है। असम में 45.88%। बिहार की बात करें तो बिहार में 36.69% वोट डाले गए हैं। छत्तीसगढ़ में 46.14% वोट पड़े हैं। वहीं दादर और नगर हवेली में 42.29% वोट डाले गए हैं। दमन और दीव में 34.98%। गोवा की बात करें तो गोवा में 39.04%। गुजरात में 37.83% वोट डाले गए हैं। तो देश भर के 12 राज्यों में 93 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। इस दौरान आपको सभी राज्यों में किस तरह से वोटिंग परसेंटेज है वो आंकड़े आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 38.12% मतदान हुआ है। तो दोपहर 1 बजे तक के आपको आंकड़े बता रहे हैं। अब बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में दोपहर 1 बजे तक 38.12% वोटिंग हुई है। संभल में सबसे ज्यादा 42.97% मतदान हुआ है। बरेली की बात कर ले तो बरेली में सबसे कम 34.93% वोटिंग। आगरा में 36.89% मतदान। आंवला में 36.95% वोट डाले गए हैं। बदायूं में 34.97% मतदान। एटा की बात कर ले तो एटा में 39.68% वोट डाले गए हैं। फतेहपुर सीकरी में 39.09 वोटिंग और फिरोजाबाद में 40% मतदान। हाथरस में 37.73% वोटिंग। और मैनपुरी की अब बात कर लेते हैं। मैनपुरी का आपको बता दें तो मैनपुरी में 38.32% मतदान हुआ है। तो उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग लगातार जारी है। 1 बजे तक के अगर आपको आंकड़े बताए तो 38.12% वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश के जिन 10 राज्यों में जिन 10 सीटों पर लगातार वोटिंग चल रही है उसमें संभल, बरेली, आगरा, आंवला, बदायूं, एटा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, हाथरस, मैनपुरी शामिल हैं। जिसमें सबसे ज्यादा जो मतदान प्रतिशत है वो संभल का है। तो देश भर के 12 राज्यों के 93 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कौन कौन दिग्गज जिन्होंने आज वोट दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उन्होंने अपना मतदान किया। साथ ही भूपेश बघेल जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं, छत्तीसगढ़ के नांदगांव सीट से उन्होंने अपना मतदान आज किया। साथ ही अडानी ग्रुप के जो चेयरपर्सन है गौतम अडानी, क्योंकि गुजरात की 25 में से 25 सीटों पर आज वोटिंग है तो उन्होंने मतदान किया। साथ ही बीजेपी के उम्मीदवार, उनकी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, नारायण राणे, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। कांग्रेस की नेता, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। और टीएस सिंहदेव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। आज लोकतंत्र के महापर्व का तृतीय चरण का मतदान हो रहा है और हम अपने गांव मतदान के लिए जा रहे हैं और उसके पहले प्रभु श्री राम के चरणों में आए हैं, उनका दर्शन करके जा रहे हैं। और आप लोगों के माध्यम से हम सभी मतदाताओं से विनम्र अपील करना चाहेंगे कि सभी लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। कैसा लगा? हमेशा मैं वोटिंग करते आ रहा हूँ 50 साल से। अब नेचुरली जैसा ये रूटीन कोर्स मेरे लिए, लेकिन ये इलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम सबको वोट करना चाहिए। क्योंकि भारी संख्या में अगर आप वोट करेंगे तो सरकार के विचारों को बदलने के लिए
आपको भारी संख्या में वोट करके अपना शक्ति प्रदर्शन करना जरूरी है। अगर लोग उसको बहुत इजीली और बाद में पछताए ये हमारा गलती हो गई, तो हर टाइम अगर गलती हो गई बोल के हम करते जाएंगे तो डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। सबसे पहले मैं बधाई हूँ लोकसभा के मतदाताओं से, और उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के मतदाताओं से जो आज तीसरे चरण में चुनाव हो रहा है, सभी से बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेने की अपील करता हूँ। और ये चुनाव 2024 का विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का चुनाव है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। तो इसलिए भाजपा के पक्ष में जिस तरह से फर्स्ट और सेकंड चरण में चुनाव हुआ है, ये तीसरे चरण में भी भाजपा के पक्ष में रहने वाला है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 400 पार की जो बात कही है, इस बार 400 पार करके तीसरी बार प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेगा। संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो आरक्षण बचेगा, संविधान बचेगा तो लोगों को न्याय, हक, अधिकार जो दिया है बाबा साहब ने वो सब बचेगा। और उसी को बचाने के लिए चुनाव होने जा रहा है, जातिगत जनगणना बचाने के लिए चुनाव होने जा रहा है, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए चुनाव होने जा रहा है, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए चुनाव होने जा रहा है, अग्निवीर की स्कीम। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस कांग्रेस की एक आदत पड़ गई है और वो आदत है झूठ की। कांग्रेस झूठ और लूट की राजनीति करती है। दूसरा, कांग्रेस का क्या है कि जैसे ही चुनाव आता है तो वैसी घोषणाएं करते हैं, हमेशा करते हैं, ऐसे वायदे करते हैं जो आज तक पूरा नहीं किया। मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं, आप अपने पुराने घोषणा पत्रों को देख लीजिए, आपने कितनी कितनी घोषणाएं की और उसमें से कितनी आपकी पूरी हुई है। ये चुनाव है, जनता जानती है कि चुनाव के वक्त किस तरह। और कई चुनाव हम लोगों ने गर्मियों में वोट डाले हैं। बीजेपी वालों को इस बात की भी सजा मिलनी चाहिए, हालांकि वो कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन का फैसला है, लेकिन बीजेपी वाले जानबूझ करके गर्मी में वोट डलवाते हैं आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए। हम लोग तो मेहनत करते हैं। हाँ, इनको जाना है अपने बूथों को राउंड करने। तो ये जो गर्मियों में वोट पड़ रहा है, ये 1 महीने पहले भी वोट पड़ सकता है। मैं सभी अपने साथियों से और सभी मतदाताओं से अपील करता हूं, आज के दिन जब तीसरे चरण का वोट पड़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े। यही वोट है जो हमारे और आपके जीवन को बदल सकता है। गाड़ी के चारों तरफ भाग रहा था, पता नहीं क्या खाना नहीं खाया था उसने, या बताया होगा सरकार ने कि जैसे कोई हम लोग उतने गाड़ी से चारों तरफ घूमना। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्यों गाड़ी के पास चारों तरफ घूम रहा था। और अगर कोई इस तरह की गाली गलौज करेगा तो गाली गलौज का लोकतंत्र में कहीं जगह नहीं है। हम लोग वोट डालने वाले लोग हैं और जीतने वाला कभी गुस्से में नहीं आता है, हारने वाला खिसियाता है। हारने वाला खिसियाता है। बीजेपी की बुरी हार होने जा रही है, बहुत बुरी हार होने जा रही है बीजेपी की, क्योंकि किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग। उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जो शिकायतें आ रही हैं, जो सूचनाएं मिल रही हैं, उस पर कार्रवाई करेगा। और कई जगह ऐसा सुनने को मिल रहा है जहां बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता बूथ पर कब्जा करना चाहते हैं। कई जगह जो शुरुआती दौर में एजेंट नहीं बनने देना चाहते थे। मैंने यहाँ पर एक अधिकारी को देखा, जिस समय मैं गाड़ी में आया उसे होश ही नहीं था क्या कर रहा है, और लोगों को गाली गलौज कर रहा है। अगर पोलिंग स्टेशन पे आप लोगों को गाली गलौज करोगे, ये कहाँ का व्यवहार है? और चेक करने की अनुमति अंदर है, आप बाहर खड़े होकर पुलिस नहीं चेक कर सकती है कि आप वोट डाल के आए हो कि नहीं डाल के आए हो। ये अभी सवाल इस बहस में नहीं है। मैं मतदाताओं से कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालें और ज्यादा वोट डाल करके इस सरकार को हटाएं। तो देश भर के 12 राज्यों के 93 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो दोपहर 1 बजे तक 38% वोटिंग
हो चुकी है। हमारे साथ चर्चा के लिए अखिलेश यादव विधायक समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश जी, जिस तरह से दोपहर 1 बजे तक की अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, तो 38% वोटिंग हुई है। पहले और दूसरे चरण में भी हमने जो आंकड़ा देखा था वोटिंग परसेंटेज का, वो 60% से ज्यादा नहीं हो पाया था। अब की बार ये जो सुस्ती दिख रही है मतदान में, इसकी वजह क्या देखते हैं आप? जैसे जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मतदाताओं की रुझान मतदान के प्रति बढ़ रही है और लोग मतदान के लिए पोलिंग स्टेशनों पर जा रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। सबसे जो बड़ी बात है, आज उनके सामने बड़ी बाधाएं हैं। इतनी तेज धूप है और गर्मी का सीजन है, जिसकी वजह से लोगों को निकलने में परेशानी महसूस हो रही है। जो वृद्ध हैं, जो महिलाएं हैं, वो लंबी लाइनों में नहीं लग सकते, बीमार हो जा रहे हैं। तो इस तरीके से सीजन बड़ी बाधा है और कोई कारण नहीं है। लोग पूरे जोश के साथ मतदान में भागीदारी कर रहे हैं। नहीं, गर्मी जो है पश्चिम बंगाल में भी है, बाकी अन्य राज्यों में भी है, लेकिन वहां मतदान का जो आंकड़ा है वो लगभग ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आखिर क्या वजह माने? क्या मुद्दे ऐसे नहीं है जो जनता को घर से बाहर खींच सके, या जो उम्मीदवार अब की बार है, चाहे वो बीजेपी से हो या समाजवादी पार्टी से, उम्मीदवार ऐसे नहीं है जो जनता को मतदान केंद्रों तक ला सके? लेकिन हमने जो देखा है आपके समाचारों के माध्यम से या अपने साथियों से बात करके, जो समाजवादी पार्टी या गठबंधन के पक्ष में मतदाता हैं, वो बड़ी संख्या में मतदान स्थल पर जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई लड़ाई नहीं रह गई है भारतीय जनता पार्टी से। चारों तरफ समाजवादी पार्टी और गठबंधन की लोगों की लड़ाई एक तरफा चल रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं और मतदान में उनकी कोई रुचि नहीं है। वो अपनी हार मान करके बैठे हैं, इसलिए थोड़ा सुस्त है मतदान। लेकिन अखिलेश जी, जब जनता के बीच जो मुद्दे लेकर समाजवादी पार्टी अब की बार गई है, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो या बेरोजगारी का मुद्दा हो, जब जनता को परिवर्तन चाहिए होता है तो भारी संख्या में जनता घर से बाहर निकलती है और परिवर्तन के लिए वोट करती है। अब की बार तो ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा। हमें पूरी उम्मीद है कि शाम तक बड़ी संख्या में लोग निकलेंगे और मतदान स्थलों पर जाकर के अपना मतदान करेंगे। जहां तक मुद्दे का सवाल है, समाजवादी पार्टी के अतिरिक्त किसी दूसरे के पास कहां मुद्दा है? एक समाजवादी पार्टी है जैसे जो पेपर लीक के सवाल पर चुनाव में जा रही है, जो बेरोजगारी के सवाल पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव कराना चाहती है, जो महंगाई के मुद्दे पर चुनाव कराना चाहती है। बाकी भारतीय जनता पार्टी को किसी न किसी तरह से लोगों का मूड डाइवर्ट करके धर्म मजहब की बातें कर रही है। वह चाहती है कि जो रोजमर्रे के जीवन की परेशानियां, दुश्वारियां हैं, जो मुद्दे हैं, वह जनता के सामने ना है। समाजवादी पार्टी तो मुद्दों के आधार पर ही चुनाव लड़ रही है। जिन 10 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की जिन 10 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, उनमें 3 सीटें ऐसी हैं जिनमें सैफई परिवार से सीधा जो ताल्लुक रखते हैं वो चुनावी रण में है। साख की बात हो चुकी है, चाहे मैनपुरी के लिए हो, चाहे फिरोजाबाद के लिए हो या बदायूं के लिए हो। कैसे इस चुनावी मुकाबले को देख रहे हैं? कितनी फाइट में सैफई परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि बीजेपी ने जमकर आरोप लगाए थे कि जिन लोगों को चुनावी मैदान में उतारा है उनमें से 5 तो यादव जो हैं वो सैफई परिवार से हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति चुनाव या दल चुनाव हारता है तो उसके पास यही सब कहने के लिए बातें रह जाती हैं। जो हमारे मैनपुरी के उम्मीदवार हैं श्रीमती दीपल यादव जी, वो भी दूसरी बार वहां से चुनाव लड़ रही। जो हमारे बदायूं से हैं, वहां से हमारे धर्मेंद्र यादव जी एमपी रह चुके हैं। अच्छा यादव जी दूसरी बार चुनाव के मैदान में, तीसरी बार हैं। एक बार वहां से सांसद रह चुके हैं। तो अब ये लोग परिवार के बजाय जनता के व्यक्ति हो चुके हैं और क्षेत्रों में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दों पर बात करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए ना तो इन्होंने कोई विकास का काम किया, न तो कोई जनहित का काम किया। सरकारी नौकरियां ठेकों पर चली गई, महंगाई रोक नहीं पाए, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते चले गए। तो सभी मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी फेल रही है, इसलिए इस तरह का आरोप लगा रही है। जनता के बीच में कहीं ऐसी कोई बात नहीं है।
सब लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और गठबंधन के उम्मीदवारों को बड़ी संख्या में बढ़ करके वोट कर रहे हैं। 2019 में अखिलेश जी डिंपल यादव जो है कन्नौज से हार गई थी, फिर 2022 में जब मैनपुरी में उपचुनाव हुआ तो वो जीत गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यही कहना है कि सहानुभूति की लहर थी मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद, इस वजह से इसका फायदा डिंपल यादव को मिला। सहानुभूति की जो लहर 2022 उपचुनाव में थी वो अब की बार देखने को नहीं मिलेगी और अब की बार चुनावी रण में उनके सामने यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह है और उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के जो मुखिया हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी कई चुनावी जनसभाएं की। मैनपुरी जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है उसमें अब की बार कमल खिलाने की जो है जोर शोर से कोशिश की गई है। कैसे मैनपुरी के रण को आप देख रहे हैं और कितनी टफ फाइट ठाकुर जयवीर सिंह के साथ डिंपल यादव की? मैनपुरी के अंदर कोई लड़ाई नहीं है, बड़े मतों के अंदर से समाजवादी पार्टी वहां से चुनाव जीतेगी। जहां तक सहानुभूति का जो लोग आरोप लगाते हैं तो नेताजी स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश के विकास में, उत्तर प्रदेश की तरक्की में और उत्तर प्रदेश की जनता के हक में इतने काम किए हैं कि उनके परिवार के प्रति उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता हमेशा स्नेह रखती रहेगी और सहानुभूति रखती रहेगी। समाजवादी पार्टी गरीब किसान मजदूरों की पार्टी है, बुनकर भाइयों की पार्टी है और यह सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट कर रहे हैं और सरकार परिवर्तन करना चाहते हैं। लेकिन अखिलेश जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य रखा है अब की बार 400 के पार, और वो इस चीज को बखूबी समझ रहे हैं कि दिल्ली का जो रास्ता है वो यूपी के बिना होते हुए नहीं हो सकता पूरा, तो हर एक सीट का अपना महत्व है। और पिछली बार जिन सीटों पर बीजेपी कमल नहीं खिला पाई थी, चाहे वो मैनपुरी हो, बदायूं हो या तमाम जो सीटें हैं, उनमें अब की बार तमाम स्टार प्रचारकों को उतारा गया। तो जहां पर पिछली बार कमल नहीं खिल पाया था उन पर भी जोर शोर से तैयारी की गई। वहीं पर जहां बीजेपी की तैयारियां सबको दिखी, तमाम रैलियां हुई, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो। लेकिन समाजवादी पार्टी की बात करें आपके साथ जिनका अलायंस है कांग्रेस, रैलियों में कुछ फीकापन देखा गया। देखिए, जो 400 के पार वाला नारा है भारतीय जनता पार्टी का, तो मूल मुद्दा यही है, जनता ने पकड़ लिया है कि आखिरकार इनको 400 सीटें क्यों चाहिए। बहुमत में सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है, तो भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों पर चुनाव जीतने के लिए बेताब क्यों है। जनता ने पकड़ लिया है 400 के राज को, कोई न कोई षड्यंत्र है 400 पर, इसलिए लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का फैसला कर लिया है। और 400 नहीं, 100 के पार भी नहीं पहुंच रहे हैं। फैसला आ जाएगा तो सबको पता चल जाएगा कि कितने में कौन है। जिन 10 सीटों में जी अखिलेश जी जिन ठीक है 10 सीटों में समाजवादी पार्टी 10 सीटें जीत करके आ रही है और जिन जिन जगहों पर कमल खिलाने की चर्चा कर रहे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनकी कोई तरकीब काम नहीं आने वाली है, कहीं कोई कमी अखिलेश जी, संभल से आज एक मामला सामने आता है क्योंकि संभल में भी वोटिंग है। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है जियाउर रहमान बर्क, उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने प्रशासन से या चुनाव आयोग से अपील की कि ये जो मतदान है वो निष्पक्ष हो, और साथ ही ये भी आरोप लगाए कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं या फिर पुलिस प्रशासन है वो सहयोग नहीं कर रहा है और मतदाताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। हम पे विजुअल्स भी आए जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें कुछ मतदाता जो है वो लहूलुहान दिख रहे हैं और जख्मी दिख रहे हैं। इस पर क्या कहिएगा? लड़ाई तो यही है, भारतीय जनता पार्टी प्रशासन का सहारा लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपराधियों को जोड़ करके बूथों पर कब्जा करना चाहते हैं। तो इस देश में लोकतंत्र अगर रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर अपराधियों के बल पर, प्रशासन के बल पर मतदान को प्रभावित किया जाएगा तो ये लोकतंत्र की हत्या है। जियाउर रहमान बर्क साहब ने जो आरोप लगाया वो सही है। कई जगहों पर एजेंट बनने से रोका जा रहा था, जिनको चेक करना चाहिए आप पोलिंग के अंदर चेक करेंगे, पोलिंग के बाहर मतदाताओं को चेक करके डरा धमका करके लाइन से बाहर करने की साजिशें नहीं करेगी। यह प्रयास किया जा रहा है। इन साजिशों की हम निंदा करते हैं और यह लेकिन इस पर भारतीय जनता पार्टी का जो पक्ष था वो ये था कि फर्जी वोटिंग कराई जा रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने एक्शन लिया। आखिरकार प्रशासन क्या कर रहा है? फर्जी वोटिंग किसको कहते हैं?
हमारे हाथ में हमारा आई कार्ड है, हम वोट करने जा रहे हैं, हमें किसको चेक करना है? उसके लिए अंदर हमारे एजेंट बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, समाजवादी पार्टी के, दूसरे दल के भी हैं। तो फर्जी किसको कहते हैं? फर्जी मतदान, जो लोग बूथों पर कब्जा करना चाहते हैं, गलत पहचान पत्र पर वोट करना चाहते हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम है, समाजवादियों का काम नहीं है। हम निष्पक्ष और लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम इस तरह का काम नहीं करते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है एक वक्त पर जब 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तब सबसे ज्यादा जंगल राज उस वक्त था। अरे छोड़िए जंगल राज की बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितना बड़ा जंगल राज है उतना कभी हुआ नहीं। पूरी जनता महसूस कर रही है कमल का फूल ऐतिहासिक भूल। अब ये लोग जाने वाले हैं, अब उस पर कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, इंतजार करिए मतगणना के दिन। अच्छा, 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी तीनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, और समाजवादी पार्टी और बसपा की बात करें तो मिलकर 15 सीटें आप जीत पाए थे। अब की बार कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, क्या लगता है बीएसपी अलग चुनाव लड़ रही है, उसका कितना नफा नुकसान आप लोगों को? क्योंकि टक्कर तो दे रही है, कई सारी सीटें ऐसी है जहां त्रिकोणीय मुकाबला है, और कई सारी सीटें ऐसी है जिनमें बीएसपी आपके वोट भी काट रही है। बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल है और उनके अपने निर्णय हैं, हम उनके निर्णय में कोई दखल नहीं दे सकते। इतना जरूर कहेंगे कि आज संविधान बचाने की जो लड़ाई चल रही है, जो आरक्षण बचाने की लड़ाई चल रही है, उसमें जो भी जागरूक मतदाता है उसको गठबंधन और समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर कहीं लड़ाई में नहीं है, और उसके मानने और जानने वाले जो लोग हैं वो इस बात को जानते हैं, जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है अखिलेश जी, हम जो संभल वाली घटना पर चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ बीजेपी से नेता केसी जैन जी जुड़ गए हैं, उनसे भी एक बार जवाब ले लेती हूँ उस पर। केसी जैन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। जी केसी जैन जी, संभल से ये तस्वीरें सामने आई थी जहां सपा से जो प्रत्याशी हैं जियाउर रहमान बर्क, उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के कार्यकर्ता और पुलिस प्रशासन मिलकर मतदाताओं को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। विजुअल्स भी हमारे पास आए जिसमें कुछ मतदाता लहूलुहान दिख रहे हैं, गंभीर रूप से चोटिल दिख रहे हैं, क्या कहिएगा इस पर? रिया जी, पहले चरण से ही समाजवादी पार्टी ने एक अराजकता का माहौल बनाने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव आयोग की सक्रियता और जो फोर्स वहां पर लगी हुई है उसकी सक्रियता ने इस तरीके की गतिविधियों पे रोक लगाया। तमाम जगहों पे लगातार वोटिंग वाले दिन अफवाह फैलाई जा रही है कि हमारे लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, सब लोग एक साथ पहुंचो, वहां पे बूथ को संभाल लो। तो कुल मिला करके समाजवादी पार्टी खास करके एक माहौल बनाने का प्रयास कर रही है कि हार का ठीकरा किससे तोड़ रहा है। वो अभी से इस तरीके का माहौल बना रहे हैं कि चुनाव आयोग ने, पुलिस प्रशासन ने वहां पर हमारे लोगों को वोट नहीं डालने दिया, इसलिए हम चुनाव हार गए। उनको ये पहले से पता है, पहले चरण से ही, आज तीसरे चरण का मतदान है, कि बुरी तरीके से समाजवादी पार्टी हार रही है। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। सपा से विधायक अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, साफ तौर पर यही कह रहे हैं केसी जैन जी कि हार का डर है, इसलिए सोचा जा रहा है अभी से बहाना क्या मारे। अभी तो मतदान हो रहा है और भाई साहब ने मतगणना भी कर दिया, कौन हार रहा है कौन जीत रहा है ये उनको अच्छी जानकारी है। जनता तो इसी संशय में रहती है कि हम वोट डालते हैं दूसरे निशान पर और गिनती होती है तो दूसरा निशान निकल जाता है। तो यह तो आरोप इस तरह का जनता लगाती है, और जो कह रहे हैं सत्ता सरकार में ये है। लेकिन अखिलेश जी, अब तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कह दिया गया ना कि ईवीएम को पूरी तरह से मान्यता है, फिर किस बात का ये कि वोट एक चीज पर और फिर नतीजे अलग। जनता के मन में जो आइडिया बन गई है वो हम बता रहे हैं आपको। आप ग्रामीण अंचलों में जाइए, आप क्षेत्रों में जाइए तो आपको पता चलेगा जनता क्या कहती है। इतना भय है भारतीय जनता पार्टी के लोगों किसका डर है? भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा बूथ कब्जा करने का भय है, ईवीएम का भय है, ये जिला के प्रशासनिक अधिकारियों का इस्तेमाल करके लोगों को जबरदस्ती बूथ स्तर पर जाने से रोकने का भय है।
तो इस तरह का काम सत्ता और सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी वाले कहां से करेंगे? और अगर इस तरह से कुछ होता है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? सरकार में बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी है अराजकता को रोकें। और किसके कार्यकर्ता मार खा रहे हैं, किसको चोट लगी है, ये देखना पड़ेगा ना। तो अराजकता भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, समाजवादी लोग नहीं करते। ठीक है केसी जैन जी, जिस तरह से अगर दोपहर 1 बजे तक की बात करें तो अभी तक के जो आंकड़े बता रहे हैं, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा कि पहले और दूसरे चरण में जो मतदान फीसदी था या मतदान प्रतिशत था वो 60 से ज्यादा नहीं जा पाया था। अब अगर बात करें तो अभी भी जो है 40 से नीचे ही है। तो आखिर क्या वजह माने कि जनता जो है घरों से बाहर नहीं निकल रही है, वोट नहीं दे रही है? नहीं देखिए रिया जी, पहली बात तो ये है कि जो इस समय का मौसम है, 40 के ऊपर टेम्परेचर है, ये सब चीजें असर डाल तो इस चीज का भी अखिलेश यादव आप पर आरोप लगा रहे हैं। अगर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की बात करें तो मैनपुरी में आज उन्होंने अपना वोट कास्ट किया, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यही कहा कि बीजेपी जनता को एक तरह से परेशान करने के लिए जो वोटिंग का जो टाइम था इलेक्शन कमीशन ने वो गर्मियों का रखा, ये महीना रखा। अगर 1 महीना पहले यही चीज होती तो जो मतदान प्रतिशत है वो ज्यादा होता। इस चीज का भी उन्होंने आप पर आरोप लगाया है। देखिए यहाँ पे 2 चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि चुनाव पे जो वोटिंग प्रतिशत का प्रभाव है वो हर एक दल पे पड़ेगा और हमें उम्मीद है कि ये जो तीसरे चरण का मतदान है ये अच्छा मतदान होगा। हर बार के चरण में क्योंकि चुनाव आयोग ने भी मेहनत की है, सामाजिक संगठनों ने भी मेहनत की है, पार्टियों ने भी मेहनत की है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़े। दूसरी बात हम आपको बता दें रिया जी कि चुनाव का डर किसके अंदर। आज राम गोपाल जी का बयान आया, तमाम सारे टीवी चैनलों पे सुबह से चल रहा है कि ये जो जिसको ये कहते हैं कि भाई आप राम मंदिर को मुद्दा बनाते, मुद्दा कौन बना रहा है? राम गोपाल जी का सीधे बयान आया कि ये मंदिर गलत बना है, बेकार बना है मंदिर, इसका वास्तु ठीक नहीं है। क्या जरूरत थी इस तरीके के बयानों को देने की? और जिन लोगों ने राम भक्तों पे गोलियां चलवा करके सरयू को लाल कर दिया था, उनको राम मंदिर से क्या मतलब है? उनको पीड़ा तो इस बात की कि राम मंदिर बन क्यों गया। और दूसरी बात यह है, मुद्दों को भटकाने का काम ये करते हैं, गुंडाई करने का काम ये करते हैं, जो वोटर से उसको डराने धमकाने का काम ये लोग करते हैं। आप देखिए कि जो पहले दूसरे तीसरे चरण का जो मतदान रहा, खास करके पश्चिम यूपी में मतदान हो रहा है और वहां पर आप देखिए कि आजम खान साहब जेल के अंदर बैठे बैठे 4-4, 5-5 सीटें चेंज कर देते हैं। पार्टी का मुखिया कौन है? अखिलेश यादव जी पार्टी के मुखिया है कि आजम खान साहब निर्णय ले रहे हैं। वहां पे रुचि वीरा का टिकट कर दिया, वो हसन का टिकट काट करके तमाम जगहों पे और टिकट काट दिया। तो वहां पे बड़ी नाराजगी है। इनके ही पार्टी में 2-2 गुट 3-3 गुट बढ़ गए हैं। जवाब दीजिए। जिनको पहले प्रत्याशी बनाया चर्चा चल रही मतदान, तो ये आपस में टूटे हुए हैं। एक सेकंड अखिलेश जी जवाब दीजिए। देखिए भाई साहब चले गए अपनी पुरानी लीग पर। जब नहीं, लेकिन राम गोपाल यादव का बयान तो आया है ना, आप मानते हैं? उन्होंने कहा हम राम भक्त हैं लेकिन राम मंदिर नहीं जाएंगे, गलत बना हुआ है, वास्तु के अनुसार गलत बना है। तो इस तरह की बयानबाजी राजनेताओं की तरफ से बयानबाजी की कोई जानकारी नहीं है। बहरहाल मैं इतना जानता हूं कि जो लोग राजनीतिक रूप से कमजोर होते हैं वो जाति और धर्म का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। ये लोग अपनी पुरानी लीग पर चले आए और जैसे मतदान का चरण आगे बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के पास धर्म बतियाने के अलावा कुछ बचेगा नहीं। अच्छा अखिलेश, एक चीज बताइए, मुख्तार अंसारी के घर जाना, परिवार वालों से मिलना, उनको शहीद बताना, अब कौन कर रहा है धर्म की राजनीति? किसने शहीद कहा? नहीं, बहुत सारे इंडिया अलायंस का हिस्सा है ना आप। कई सारे नेताओं ने शहीद कहा मुख्तार अंसारी को। अखिलेश यादव गए थे या नहीं गए थे मुख्तार अंसारी की बात सुनिए, वह चुने हुए विधायक थे, 4 बार विधायक रहे हैं गाजीपुर से। नहीं, लेकिन इससे उनके आरोप, उनके परिवार के लोगों ने विधायक थे लेकिन आरोप लगाया, उन्होंने किए थे, आप क्या उसे नजरअंदाज कर सकते हैं? मेरी बात तो सुन लीजिए, नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? एक व्यक्ति जेल के अंदर से चिट्ठी लिखता है कि मुझे मारने की साजिशें हो रही हैं, मेरे भोजन में पॉइजन दिया जा रहा है, ये मामूली बात है क्या? उसका परिवार कचहरी में जाकर के पेश होता है मजिस्ट्रेट के सामने और कहता है मेरे पिता को मारने की साजिश हो रही है जेल के अंदर। ये मामूली आरोप है सरकार के ऊपर। अरे वो तो भेज दिया जाए, मरने की घोषणा कर देता है। जो विस्तार रिपोर्ट आई उसमें यही था कि हार्ट अटैक से मौत हुई।
मैडम जांच की बात नहीं करता, इसलिए आरोप लगा आप रहे तो थे। बताएं, एक आदमी मरने से पहले अपने मरने की घोषणा कर देता है कि मुझे मरने की साजिश हो रही है। ये कितना बड़ा कलंक है, कितना बड़ा आरोप है सरकार के पास। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज रह गई? ये लोग मिथ्या चुनाव हार रहे हैं, इस तरह का मिथ्या आरोप करते हैं और घबराहट में इस तरह का चलिए, वो चुनाव हार रहे हैं। समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है? समाजवादी पार्टी 80 सीटें जीत रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे गठबंधन के मित्रों के साथ। अभी कह रहे थे अभी चुनाव चल रहा है और जय साहब ने घोषणा कर दी कि ये जीत रहे हैं। कैसे कर दी? अब अखिलेश जी खुद ही घोषणा कर रहे हैं कि 80 जीत रहे हैं। ये कैसे कर रहे हैं घोषणा? नहीं, मैंने कोई घोषणा नहीं किया, मैंने तो आपका जवाब दिया। आप नहीं, अभी तो आपने कहा 80 सीटें जीत रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं आप। जी अखिलेश जी, अभी तो आपने कहा 80 में से 80 सीटें जीत रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं आप। जी तो खुशी है 80 सीटें जीतने की? भाई साहब की घबराहट से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता दिनों रात क्षेत्र में जा रहे हैं। हम मुद्दों पर जनता को खड़ा करना चाहते हैं। हमें जन समर्थन हासिल हो रहा है, इस उम्मीद से हम आपसे कह रहे हैं कि हम 80 जीत रहे हैं। ठीक है, कुछ बोलना चाह रहे हैं केसी जैन जी, बोलिए। देखिए रिया जी, सच्चाई तो ये है कि इस बार समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुला। मतलब आपने भी, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी, आपने भी भविष्यवाणी कर दी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमें विश्वास है, हमने जो काम किया उस पर विश्वास है। अच्छा, कन्नौज से अखिलेश यादव, मैनपुरी से, एक सेकंड केसी जैन जी, कन्नौज से अखिलेश यादव, मैनपुरी से डिंपल यादव, साथ ही बदायूं से अखिलेश यादव के जो चचेरे भाई हैं जिन आदित्य यादव, वो चुनावी मैदान में, रायबरेली से राहुल गांधी। तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं तो फाइट है, आप ये मानते होंगे? हम बता रहे हैं। देखिए, पिछली बार यही समाजवादी पार्टी, जब इनके साथ बीएसपी भी थी, जब इनके साथ आरएलडी भी थी, आज दोनों दल अलग, और खास करके आरएलडी जिसका प्रभाव पश्चिम यूपी में है, आज वो हमारे साथ है। बीएसपी अपना अलग चुनाव लड़ रही। जब ये साथ में थे, उसके बाद में भी परिवार की सारी सीटें हार गए। अक्षय जी हार गए, डिंपल जी हार गए, धर्मेंद्र जी हार गए, तो सबकी सब पूरा परिवार की सीटें हार गया था। और बहन जी की जो 10 सीटें निकली थी, आज बहन जी अपना अलग चुनाव लड़ रही। दूसरी बात क्या है कि जहां तक बात है राहुल जी की, आपने की, तो राहुल जी और प्रियंका जी की सीट पर, वहां पर आप देखिए कि समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरएलडी एक तरीके से बिल्कुल सब लोग एक साथ चुनाव हो जाता। कांग्रेस भी साथ में चुनाव लड़ रही थी, क्योंकि इनका वहां पर कोई प्रत्याशी नहीं था। और उसके बाद परिणाम क्या हुआ कि राहुल जी चुनाव हार गए। एकमात्र सीट टिकल पाई थी, वो भी किसकी? सोनिया गांधी जी। सोनिया गांधी जी राज्यसभा चली गई। अब केवल और केवल एक सीट पे राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। तो पूरी ताकत लगा रहे हैं कि कांग्रेस की। अखिलेश जी, 2019 में बीएसपी और एसपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, उसका फायदा ये हुआ कि 15 सीटें आप लोग अपने कब्जे में कर पाए। अब की बार बीएसपी से, जिस तरह से बीएसपी अलग चुनाव लड़ रही है, अलग राह पकड़ी है, और कांग्रेस के साथ गठबंधन करना, एक ऐसी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में हमने 17 में भी देखा, 22 में भी देखा और 19 में भी देखा, उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है। 2019 में महज रायबरेली की एक सीट बचा पाए थे। क्या ऐसी पार्टी से गठबंधन करना समाजवादी पार्टी को एक अच्छी स्थिति में रखता है? हम कमजोर या मजबूत देकर के समाजवादी पार्टी ने समझौता नहीं किया, गठबंधन नहीं किया। हम जनता के मुद्दों पर गठबंधन करते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने हमसे अलग कर लिया आरएलडी को, हमसे अलग कर लिया बीएसपी को, हमसे अलग कर लिया और प्रकाश राजभर को अपने साथ जोड़े। नहीं, बीएसपी को भी उन्होंने अलग किया। इन लोगों ने, बीएसपी ने इस बार अपना अकेले चुनाव के मैदान में जाने का फैसला किया है। तो उनका मामला है, बीएसपी के अंदरूनी मामला है, इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। हाँ, सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि जनता को अलग नहीं कर पाए। पिछली बार की अपेक्षा बहुमत में लोग, जनता के लोग समाजवादी पार्टी और गठबंधन से जुड़े हैं। जो लोग भी परिवर्तन चाहते हैं प्रदेश के अंदर, वह सब लोग गठबंधन और समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट कर रहे हैं। एक चीज बताइए अखिलेश जी, अच्छा मुद्दे तो बहुत हैं, चाहे बेरोजगारी हो, बेरोजगारी का मुद्दा बढ़ चढ़कर अखिलेश यादव या इंडिया गठबंधन उठा रहा है, भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो,
यही मुद्दे 2019 में भी थे, लेकिन 19 में भी मोदी लहर देखने को मिली। कैसे मान ले अब की बार कुछ और, क्योंकि परिवर्तन की अगर लहर है तो वोटर कहाँ है? 5 साल हो गए 17 के बाद, और 17 के पहले वाला 5 साल गंगा में बहुत पानी बह गया, जनता। लेकिन अगर परिवर्तन की लहर है अखिलेश जी, परिवर्तन की लहर चल रही है, नहीं है तो मतदाता कहाँ है? परिवर्तन के साथ है। नहीं, मैं वोटिंग परसेंटेज की बात कर रही हूँ। हमने पहले चरण में भी देखा, दूसरे चरण में भी देखा, 60% से ज्यादा नहीं पहुंच पाया था आंकड़ा, और अब की बार ये तीसरे चरण के लिए वोटिंग चल रही है। क्या माने, परिवर्तन की लहर है तो जनता कहाँ है? हम आपके माध्यम से मतदाता भाइयों से अपील करेंगे कि बड़ी संख्या में घरों से लोग निकले और मतदान करें, और हमें उम्मीद है कि शाम होते होते प्रतिशत ठीक हो जाएगा, लोग भारी संख्या में मतदान करेंगे। ठीक है, केसी जैन जी, क्या पहले चरण में जो सुस्ती दिखी वोटिंग परसेंटेज में, क्या बीजेपी वो भाग गई और समझ गई कि बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, इसलिए हवा का रुख बदला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और मंगलसूत्र, मछली, मुस्लिम, इन तमाम मुद्दों पर राजनीति को केंद्रित किया और चुनाव को केंद्रित किया? रिया जी, बड़ा सवाल है, आप मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। देखिए, पहली बात तो ये कि इन मुद्दों को लेकर के माननीय मोदी जी नहीं आए, इन मुद्दों को उछाला। आपसे आधी बात बताई, स्वयं पित्रोदा का जब बयान आया कि विरासत कर लगना चाहिए, तमाम देशों में विरासत कर है, यानी कि अगर कोई घर का बुजुर्ग खत्म होता है उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी जो स्थानांतरित होकर के चली जाती है घर के बच्चों में, वो ना जा करके वो सरकार के पास जाएगी और सरकार उसमें से 50% अपने पास रखेगी। चलिए, वो सैम पित्रोदा ने कहा, कांग्रेस स्पष्टीकरण दे चुकी है कि वो उनकी व्यक्तिगत राय है। नहीं, कहीं कांग्रेस के, आप बताइए मुझे, कहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये लिखा है कि सबकी संपत्ति जो है उसका उसको बांटा जाएगा? रिया जी, जो परसेप्शन बनाया जाता है पब्लिक के बीच में, वो इस तरीके से नहीं, परसेप्शन कांग्रेस ने नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है परसेप्शन। उनका अपना बयान। आज प्रमोद कृष्ण आज भारतीय जनता पार्टी पे आ गए, उन्होंने कहा कि किस तरीके से 3 तलाक का तो बिल लेकर के आई, 3 तलाक का तो लेकर के आई ना कांग्रेस पार्टी। 3 तलाक में क्या दिक्कत है? 3 तलाक का अगर बिल आया, महिलाएं किस तरीके से प्रताड़ित होती है, किस तरीके से उनको तमाम सारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। झटके में पुरुष ने तो कह दिया तलाक तलाक तलाक, उसके बाद में झेलना किसको पड़ता है, कष्ट किसको होता है? माननीय मोदी जी हजारों महिलाओं से मिले जो 3 तलाक का दर्द झेलती थी, इसलिए उसको खत्म किया गया। उससे कोई पार्टी को किसी का व्यक्तिगत लाभ नहीं है, महिलाओं का उसका लाभ है कि हलाला और तमाम सामाजिक संस्कृति से गुजरना पड़ता था, उस पीड़ा से बचाने के लिए काम किया गया। और दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि भाई ये चीजें लेकर के आ रहे हैं, मंगलसूत्र लेकर के आए, उसका हमने बताया तो कि भाई अगर आपकी विरासत में सोना चांदी जो चाहे उसमें मंगलसूत्र हो, चाहे कड़े हो, चाहे जो, सब पर टैक्स लगेगा। तो ये एक परसेप्शन है और ये एक विचार है कांग्रेस पार्टी का। परसेप्शन है जो भारतीय जनता पार्टी ने, बिल्कुल बिल्कुल केसी जैन जी, परसेप्शन है ये जो भारतीय जनता पार्टी ने बिल्ड किया है। अखिलेश जी, आपसे सवाल, जिस तरह से मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात मैंने कहा पूरा बड़ा सवाल आपने पूछा, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं बस खत्म कर रहा हूँ, अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूँ। देखिए, अभी बात हो रही थी कि भाई आप किस तरीके से जीतेंगे और कौन जीत रहा है, कौन आ रहा है। अभी 2022 का इलेक्शन में बहुत लंबा समय नहीं हुआ, 2 साल पहले इलेक्शन हुआ और ये कांग्रेस अपने पे चुनाव रही थी, 400 प्लस पूरी सीटों पर रही थी उत्तर प्रदेश में। हुआ क्या, 1-2 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस के पास है क्या? कांग्रेस आपको देने लायक क्या है? क्या देगी आपको कांग्रेस? कांग्रेस साथ गठबंधन करके आपको लगता है आप सीटें जीत जाएंगे? कांग्रेस की अपनी एक सीट टिकट जाए, समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए था गठबंधन। दूसरी बात यह है कि अभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान का चुनाव हुआ, जिसको लिटमस टेस्ट कह रहे थे, कहते लिटमस टेस्ट है, और उसका परिणाम क्या हुआ कि तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के साथ सरकार बनी। तो कुल मिलाकर जनता ने मन बना लिया है। और एक चीज है रीना जी कि ये देश का चुनाव है, ये प्रदेश का चुनाव नहीं है, ना तो ये नगर निकाय का चुनाव, ना तो ग्राम प्रधानी का चुनाव है। देश की चाबी मजबूत हाथों में जनता देना चाहती है। दिल्ली में देखिए, दिल्ली में केजरीवाल जी विधानसभा का चुनाव तो जीत जाते हैं, सरकार बना लेते हैं, लेकिन लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आपका जवाब, मैं समझ गई आपका प्रश्न, मैं पूछ लेती हूँ जवाब। अखिलेश जी, आखिर पीएम फेस कौन है? क्या आपको नहीं लगता जिस तरह से इंडिया अलायंस बन गया, इतने तमाम दलों को आप लोगों ने जोड़ दिया, लेकिन जब अगर आप जीत भी गए तो जनता को देने के लिए क्या प्रधानमंत्री का चेहरा है आप लोगों के पास? ये पहले तो मतदान होने दीजिए,
और गठबंधन क्यों के अखिलेश जी, लोगों इसमें को- भी कंफ्यूजन है अभी कि डाउट है, जीतेंगे नहीं जीतेंगे, जीत गए फिर चलिए सोचेंगे कि कौन बनेगा मैं सरकार बनाने प्रधानमंत्री। की बातें चुनाव की मतगणना के बाद आती है। मतगणना होगी, इसके बाद दल के नेता बैठेंगे, उसमें निर्णय करेंगे कौन प्रधानमंत्री बने। तो क्या एक आपने जो निर्णय बात- में जब इतने सारे दल एक साथ जुड़ रखे हैं, क्या आपको लगता है कि एक निर्णय अरे पे आप लोग हम डिसीजन कर हमसे पाएंगे? कम दल कहाँ एनडीए में है, हमसे ज्यादा ही एनडीए में दल हैं। नहीं, लेकिन उनका सीट तो शेयरिंग नहीं, 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 अखिलेश जी, आप- एनडीए में है मैडम, बहुत आपको- सारे दल, लेकिन उनका पीएम फेस एक ही है। उनको पता है कि जो चुनाव है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम फेस रख कर लड़ा जा रहा है। जनता को भी ये चीज पता है, लेकिन आप लोगों में रख के ये नहीं चीज लड़ा जा नहीं रहा है। है। अंतर बस ये है, चुनाव पीएम को रख के नहीं लड़ा जा रहा है, बल्कि वो पीएम है इस समय, और पीएम बनाने की बातें चुनाव के बाद आएंगी। नहीं, दल के लेकिन नेता भारतीय बैठे जनता के पार्टी लीडर हो द्वारा जाएंगे। कहा जा रहा है, सिर्फ बीजेपी भारतीय नहीं, जनता एनडीए का पार्टी कोई भी साथी हो, अखिलेश जी मेरी बात सुन लीजिए, एनडीए का कोई भी साथी हो, आप उनका अगर भाषण सुने, आप उनका कोई भी बयान सुने, वो यही बोल रहे हैं तीसरी बार मोदी सरकार। तो उनपे ये चीज स्पष्ट है, एनडीए के चाहे जितने भी साथी हो, ये चीज स्पष्ट है कि पीएम फेस मोदी ही है। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है इंडिया गठबंधन में कि आप लोग पहले सोचे चुनाव लड़ेंगे, जीत गए तो ठीक है, फिर पीएम का चेहरा जो है उस पर निर्णय होगा। बिल्कुल आपकी बात सही है, उनके पास पीएम है, और पीएम के नाम के अलावा दूसरा कुछ नहीं है उनके पास चुनाव लड़ने के लिए। हम जनता के मुद्दों को चुनाव लड़ रहे हैं, जो लोग हमारे मुद्दों के साथ हैं उनके साथ हमारा गठबंधन है। चुनाव मतगणना के बाद बैठ करके दल के नेता निर्णय लेंगे कौन प्रधानमंत्री बनेगा। और एनडीए में किसी की हिम्मत है कहते क्या मोदी जी के रहते हुए कि हम भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो रह गया ये लोग लौटते लौटते जैसे जैसे चरण आगे बढ़ेगा चुनाव का, वैसे अपनी पुरानी लीग पर चलते चले आएंगे। अब आते आते प्रधानमंत्री जी जैसे बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति, देश का सबसे जिम्मेदार व्यक्ति, जिसको अपने 10 साल के कार्यकाल की योजनाओं के बारे में बयान करना चाहिए, भाषण देना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए देश को कि तामीर और तरक्की और विकास के कितने काम किए, कितने आपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के काम किए, कितने आपने रोजगार के क्षेत्र में काम किए। इन चीजों का दरकिनार करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र की बात करने लगे और संपत्ति हस्तांतरण की बात करने लगे। संपत्ति नहीं, 370 उज्ज्वला योजना, तो जनधन खाते, हर घर से नल जल योजना, इनकी भी वो बातें कर रहे हैं, राम मंदिर की भी वो बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं आपका सवाल समझ गई, मैं पूछ लेती हूँ केसी जैन, जब बीजेपी ने जो 10 सालों में काम किया है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो 370 हो, आपको नहीं लगता कि वो काम को लेकर अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच जाए? तो आपको अगर काम इतना अच्छा है, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है, तो आखिर क्यों मंगलसूत्र या फिर मछली या फिर किसी और अन्य मुद्दे की, आरक्षण के मुद्दे की, कि मुसलमानों का आरक्षण जो है, ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण छीनकर अल्पसंख्यकों को दे दिया जाएगा, इन मुद्दों की जरूरत क्यों है? अगर काम इतना अच्छा है, काम पर इतना कॉन्फिडेंस है, तो सिर्फ अपने काम के बलबूते पर चुनाव क्यों नहीं? बिल्कुल, देखिए जिया जी, हमारा जो मोटो था, हमारा जो स्लोगन था, उससे ही भारतीय जनता पार्टी ने, हम लोगों ने उसके पे काम किया। सबका साथ सबका विकास, देश को आत्मनिर्भर बनाना और देश को शीर्षस्थ स्तर पे ले जाना। आपको नहीं लगता केसी जैन जी, जब प्रचार प्रसार की शुरुआत हुई थी तो मुद्दे कुछ और थे, पहले चरण के वोटिंग के बाद फिजा देखते हुए मुद्दे जो है बदल गए हैं? अब मंगलसूत्र, आरक्षण, इन्हीं पर बात हो रही है, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक। रिया जी देखिए रिया जी, तब मैनिफेस्टो नहीं आया था कांग्रेस का, और एक चीज इसकी एकता की बात कर रहे हैं, कांग्रेस का मैनिफेस्टो अलग आया, समाजवादी पार्टी का अलग आया। ये लोग एक मैनिफेस्टो नहीं तय कर पा रहे हैं कि क्या करेंगे, गठबंधन क्या बनाएंगे। ममता जी से अलग हो चुकी है, गठबंधन नहीं है, इंडिया गठबंधन नहीं है, होकर एक मैनिफेस्टो ना आना, ठीक है, पंजाब में गठबंधन नहीं है आम आदमी पार्टी के साथ में। जवाब दीजिए अखिलेश जी, जब आप लोग एक मैनिफेस्टो नहीं ला पाए तो एक पीएम का चेहरा कैसे, जनता कैसे विश्वास करे? देखिए भाई साहब को अपने घोषणा पत्र की बात करना चाहिए, हमारे घोषणा पत्र या कांग्रेस नहीं, सवाल तो देखिए जनता पूछेगी ना, जब एक मैनिफेस्टो आप लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस का अलग मैनिफेस्टो आता है,
समाजवादी पार्टी का मैडम अलग देखिए, मैनिफेस्टो, आम आदमी मैडम पार्टी का सवाल ये दिल्ली में है। अलग मैनिफेस्टो, तो सवाल तो उठेंगे ना। रिया जी, जब मैनिफेस्टो में जिनके सहमति नहीं है तो पीएम फेस पर कैसे हो जाएगी? हर प्रदेश की अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं। नहीं, सरकार लेकिन बनने के देश का बाद- चुनाव है अखिलेश जी, देश का चुनाव है ना, या प्रदेश का चुनाव चल रहा है? देश का चुनाव है, देश के अंदर प्रदेश है, प्रदेश के विकास के लिए प्रदेश के लिए चुनाव होगा तब आप अलग मैनिफेस्टो लाए, समझ अरे आता है, मेरी राज्य बात के तो चुनाव पहले में आप समझ कोई आता है, लेकिन होने जब दें। देश का चुनाव है। नहीं, देखिए हर जगह की समान स्थितियां नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर विकास के लिए जो चीजें हो अच्छा, सकती समान हैं, स्थितियां नहीं है तो वो उत्तर प्रदेश के लिए अलग नहीं हो मैनिफेस्टो सकती है। नहीं। आप मुझे एक चीज नहीं, बताइए, नहीं, अब ऐसे तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहते हैं हम उत्तर प्रदेश की परिस्थिति अलग है, अलग मैनिफेस्टो ले आते हैं, उत्तराखंड के लिए अलग, दिल्ली के लिए कोई अलग, मैनिफेस्टो नहीं है। साउथ के लिए अलग, ऐसी ये कोई बात नहीं है है। अखिलेश जी। रिया जी, मैनिफेस्टो अलग नहीं है। नहीं, ये आप- सवाल ये है, अखिलेश जी, गठबंधन की हर एक उज्ज्वला योजना के अंदर आपको सिलेंडर दे दिया, इनके वहाँ पे गैस हर एक खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? प्रधानमंत्री होगा इनके हिसाब कोई से, नौकरी नहीं निकल रही, और वो और प्रधानमंत्री महंगाई नहीं इतनी और बढ़ गई, देश का विकास कैसे कोई हो? रोजगार नहीं है। हर स्टेट में ये एक प्रधानमंत्री दे देंगे। कारोबार चौपट कर दिया। ये जब तो इससे पैसे गठबंधन नहीं होंगे भी कर तो रहे हैं। गैस कहाँ से आएगी? ये इससे और विचार हर भी घर कर रहे में हैं। जबकि योजना के 6 चला महीने के लिए करके प्रधानमंत्री ढूंढ आपने रहे पूरे हैं। ग्रामीण अंचल के 10 सड़कों मिल को करके बर्बाद कर दिया। प्रधानमंत्री देना चाहते हैं ये। तोड़ करके अपने प्रदेश में सरकार चलाएंगे प्रधानमंत्री, नल लगाने वाली देश में सरकार कंपनी नहीं अच्छा चलाएगी। अखिलेश जी, एक चीज बताइए, राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा आप देख रहे हैं? राम मंदिर आस्था की चीज है, ये सियासत की चीज नहीं है। जनता ने इसको जान लिया है, इसलिए राम मंदिर के नाम पर कोई वोट नहीं हो रहा है। राम मंदिर नहीं, लेकिन आस्था की भारतीय चीज है, जनता लोग पार्टी के जाएंगे, दर्शन मैनिफेस्टो करेंगे। में था लंबे अरसे से। भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है कि राम मंदिर के मुद्दा, और राम वो मंदिर उनकी को उपलब्धि है कि मुद्दा काम बनाया जो जाए, वादा वो जनता बनने से वाला किया था नहीं। उनके शासनकाल में पूरा हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा की है। जनता ने राम मंदिर के मुद्दे को इनकार कर दिया। जनता ने कह दिया कि भगवान राम आस्था की चीज है, वोट मांगने की चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वालों का आपको चलने नहीं, वाला आपके नहीं। कुछ राम नेताओं मंदिर। ने ये तक कह दिया कि गलत ही बना है राम मंदिर, होना ही हमारे चाहिए। किसी नेता ने कुछ नहीं नहीं, कहा। कहा है ना, राम हमारे गोपाल नेता भी- यादव ने कहा है अखिलेश जी। हम भी राम भक्त हैं, राम में हमारा भी विश्वास है। हमारा सिर्फ एक तो कहना है परहेज कि क्यों? राम आप को- एक चीज बताइए, राम- अयोध्या में राम जाने को से वोट परहेज मांगने क्यों? की मशीन राम ना मंदिर में बनाइए। जाने से परहेज क्यों? राम भक्त है तो परहेज क्यों वहां जाने नहीं, से? मैडम हम ये कहते हैं कि भगवान राम को वोट मांगने की मशीन न बनाइए। वो आस्था के केंद्र है, सबको दर्शन करने दीजिए, पूजा पाठ करने दीजिए। तो गए क्या आप इसके अंदर दर्शन सभी करने? धर्म मजहब के लोगों को अपनी समाजवादी आस्था पार्टी का के कोई भी अनुसार- नेता गया क्या दर्शन करने? रोका गया, अरे इसका जाने से आंकड़ा रोका आपको गया। लेकर बैठिए, किसने अभी चुनाव रोका? चल रहा है। इसीलिए इसका आंकड़ा क्यों लेकर जब बैठिए, कौन गया कौन नहीं गया? राज्यसभा के चुनाव थे, भारतीय जनता उसमें- पार्टी वाले उसमें राम तमाम मंदिर सारे के विधायक वाले जिनके साहब के भारतीय पास नहीं जनता है। पार्टी के साथ पे आ गए, आज तमाम सारे विधायक अपना जवाब देते हुए रो पड़े कि हम ऐसी पार्टी में थे कि हम अपने भगवान को भी नहीं मान सकते, पूजा अर्चना भी नहीं कर सकते। उनके साथ भी उसके आपने लिए भी फर्क किया। प्रोटोकॉल जारी हुआ, उनको आप कि आप एमपी का दर्शन टिकट करने नहीं नहीं जाएंगे। जाएंगे, बेचारे देख रहे हैं। समाजवादी ताकत पार्टी रहे। का प्रोटोकॉल जारी हुआ कि समाजवादी पार्टी का कोई भी विधायक अयोध्या नहीं जाएगा प्राण प्रतिष्ठा में। क्यों नहीं जाएगा भाई? ये अपना आस्था का विषय आप खुद कह रहे हैं, फिर आपके मुखिया ने क्यों किसी ने रोका? ऐसा कुछ नहीं किया। कोई भी नहीं जाएगा वहां पर। नहीं, लेकिन राजनीति तो फिर राम मंदिर पर आप लोग कर रहे हैं ना अखिलेश जी, कि हम नहीं जाएंगे, बीजेपी हम वालों तो ने करेंगे। बनवाया है। नहीं, ऐसी बयानबाजी उस वक्त पे भी हुई थी, ये बीजेपी का पब्लिसिटी स्टंट है, उनका निजी कार्यक्रम है, उन्होंने ये मंदिर बनवाया है। उस वक्त हुई थी जब प्राण प्रतिष्ठा के दिन कई सारी ऐसी बयानबाजी सुनने को मिली थी विपक्षी तरह नेताओं की की तरफ से बात- कि बीजेपी का निजी तरह की कार्यक्रम है बात- इसलिए हम बहिष्कार करते हैं। नहीं, इस तरह की तो राजनीति बयानबाजी बीजेपी ने करी या हमारे- विपक्ष ने की? अरे भाई, राष्ट्रपति तक को आपने बुलाया नहीं, उसकी चिंता, उसकी चर्चा नहीं करते हैं। बार बार खाली समाजवादियों की चर्चा करते हैं। आप सबको निमंत्रण भेजे, राष्ट्रपति क्यों नहीं भेजे? उनको भी तो बुलाना चाहिए था। कि हमको निमंत्रण नहीं मिला। राष्ट्रपति महोदय क्या क्या बात करते स्टेटमेंट हैं? जारी हुआ? राम को राम रहने उनको दीजिए, निमंत्रण राम नहीं को मिला, मांगने की मशीन मत उनको बनाइए। निमंत्रण भेजा गया। दूसरा ये है और वो कि अपनी जिन सुविधा के जातियों हिसाब को से आप ले गए, अरे मान्यवर, आप तो आपने रोका लोगों को, आप नहीं जाते, जिन कोई बात जातियों नहीं। को आप ले गए, अखिलेश यादव जी, बड़ा बड़ा सपना दिखा अखिलेश करके यादव जी पार्लियामेंट नहीं का जाते, टिकट कोई देने के दिक्कत नाम नहीं। पर वो लेकिन बेचारे अपने आज विधायकों को रोका। पक्षपात कर रहे हैं। कोई भी समाजवादी अपना पार्टी का अपना घर विधायक छोड़ दिया, दर्शन करने नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आकर थी। अच्छा अखिलेश जी, एक लोगों चीज ने- बताइए, प्रधानमंत्री जिन लोगों ने नरेंद्र राम मोदी भक्तों हो पर चाहे गोलियां मुख्यमंत्री, चलवाई, ठीक है, जिन केसी लोगों ने जैन जी, सरियों को लाल कर दिया था, उनको आपत्ति तो होगी मंदिर बनने से, आ गए उसकी पुरानी बात दिक्कत पर। होगी, जनता दर्शन करने से भी पहचान दिक्कत गई है। होगी।
और आज तो राम गोपाल जी का बयान भी आ गया, पूरे देश में नहीं बना है, परिवर्तन होने जा रहा है, बेकार बना हुआ है। अरे इसमें तमाम सारे लोग गए थे, सैकड़ों इसमें आर्किटेक्ट थे, और इसको देखा गया जो 2-2 हजार साल पुराने मंदिर खड़े हैं उसकी पूरा विश्लेषण करके तमाम साइंटिस्टों ने, धर्माचार्यों ने इस नक्शे को बनाया है। उसके बाद में मंदिर बन करके खड़ा हुआ है। और भगवान राम किसी एक के नहीं है, भगवान राम किसी एक धर्म विशेष के नहीं है। भगवान राम हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, पारसी हो, सबके हृदय में बसते हैं। भारत देश में भगवान राम हर एक व्यक्ति के हृदय में बसते, हर एक व्यक्ति के आस्था का ठीक है केसी जैन जी, और उनको आपने नकारा। अखिलेश कहा गया कि राम सेतु काल्पनिक है, यहाँ तक कहा गया कि लंबी लंबी डेटे दे दो, कभी मंदिर बनने ना पाए, और आज याद आया कि मंदिर ही बेकार है। उसके बाद कहते हैं मंदिर का छेड़ते हैं। और इन लोगों ने धर्माचार्यों में भी इतने धर्माचार्यों ने कहा कि स्थिति ही गलत है। बहरहाल मेरा अपना ये विचार नहीं है, धर्माचार्यों के बीच में भी ये लोग गोलबंदी करते हैं, मतभेद पैदा करते हैं और अपने अच्छा ठीक है अखिलेश जी, ठीक है केसी जैन जी। अखिलेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या गृह मंत्री अमित शाह, सैफई परिवार पर परिवारवाद का आरोप लग रहा है कि 5 सीटों में 80 में से 5 सीटों में अखिलेश यादव ने अपने परिवार को उतारा है। इस तरह की कोई तरकीब भारतीय जनता पार्टी की काम आने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में तमाम ऐसे लोग पड़ेंगे जो केंद्र में मंत्री हैं, उनके बेटे और बेटियां प्रदेश में मंत्री हैं। ऐसे ऐसे दल उनके साथ हैं जो सिर्फ अपने और अपने परिवार के लोगों को चुनाव में लड़ा रहे हैं। अपने प्रदेश में मंत्री हैं और एक आदमी देश में मंत्री है। इन सब बातें पुरानी हो गई, इसका कोई कुछ जोर चलने वाला नहीं है। इन सब चीजों पर बात करना बेमानी है। जवाब दीजिए केसी जैन जी। परिवार के हैं, पुराने समय से राजनीति में है, जो कोई आवश्यक परिवार कोई आवश्यक नहीं। अगर पिता मुख्यमंत्री रहे, कोई जरूरी है मुख्यमंत्री बन पाए नहीं बन पाए, यहाँ पर राजनाथ सिंह जी चर्चा नहीं करेंगे रहे, क्या उनके बेटे मुख्यमंत्री बन पाए नहीं बन पाए, क्या पार्टी के अध्यक्ष बन पाए नहीं बन पाए, नड्डा जी के परिवार के पहले पार्टी में कोई राजनीति नहीं था, कोई नहीं था नड्डा जी के पहले। आप देखिए भूपेन्द्र चौधरी जी इस समय अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के, क्या इनके परिवार से कोई अध्यक्ष था? नहीं था। जिस समय अमित शाह जी अध्यक्ष थे, क्या अमित शाह जी के परिवार का कोई अध्यक्ष था? नहीं था। भारतीय जनता पार्टी तो एक कार्यकर्ता को भी मौका दे रही है। आप देखिए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बदल दिया हमने, राजस्थान में मुख्यमंत्री हमने बदल दिया, अमित शाह के लड़के कहाँ हैं? पदवी छोड़ने के लिए नेता तैयार रहते और एक कार्यकर्ता बन करके काम करने के लिए तैयार रहते। और एक चीज है, और एक चीज है कि जहाँ तक मुद्दों की बात है, आज भारत देश अपने आप ठीक है केसी जैन जी। अखिलेश जी वक्त की कमी है, ठीक है केसी जैन जी, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया केसी जैन जी आपका। अखिलेश यादव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। महा कवरेज लगातार जारी रहेगी, ब्रेक के उस पार आपका स्वागत है।